नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना शर्मा, सहायक प्रोफेसर IASE डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी सरदार शहर चूरू राजस्थान से। आज हम पढ़ेंगे वाक्य रचना। सर्वप्रथम देखेंगे कि वाक्य का स्वरूप क्या है। वाक्य भाषा की सहज इकाई है। वाक्य का उद्देश्य अर्थ की प्रतीति कराना है। और तीसरा है, इसमें सार्थक शब्दों को पदों के रूप में प्रयोग करके भाव एवं विचार व्यक्त किए जाते हैं। ये 3 प्रकार से वाक्य का स्वरूप हमारे सामने है। सर्वप्रथम वाक्य में देखते हैं, वाक्य भाषा की सहज इकाई है, अर्थात भाषा की एक सहज सरल इकाई है जो शब्दों के द्वारा बनती है। दूसरा है, वाक्य का उद्देश्य अर्थ की प्रतीति कराना है। कोई भी वाक्य है वह अर्थ की प्रतीति अवश्य कराएगा। प्रतीति अर्थात उसमें अर्थ जरूर प्रतिध्वनित होगा। तीसरा है, इसमें सार्थक शब्दों को पदों के रूप में प्रयोग करके भाव एवं विचार व्यक्त किए जाते हैं। यहाँ पर आए हैं शब्द, देखते हैं सार्थक। यहाँ पर सार्थक शब्दों, देखिए सार्थक यानी जो शब्द, ऐसे शब्द जो कि अर्थ सहित हों। यदि वह शब्द निरर्थक हैं तो उनका कोई उपयोग नहीं है, और उन्हें पदों के रूप में प्रयोग करके। तो पदों के रूप में मतलब, पद मतलब है कि जब हम किसी शब्द को वाक्य के अंदर प्रयुक्त करते हैं तो वह शब्द न कहला करके पद कहलाता है। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह शब्द न रह करके पद बन जाता है। तो जब कोई शब्द जो कि सार्थक हो, सार्थक शब्द हो, उनका पदों के रूप में प्रयोग करके, वाक्य में प्रयोग करके भाव और विचार व्यक्त किए जाते हैं। भाव एवं विचार व्यक्त किए जाते हैं। हम वाक्य के द्वारा अपने भाव एवं विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन वह शब्द सार्थक होते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। तुमने खाना खा लिया, ये प्रश्न पूछा गया तो इसका उत्तर आया हाँ। तो ये जो हाँ आया है यह भी एक वाक्य कहलाएगा, क्योंकि यह सार्थक है। यहाँ पर हाँ से यह प्रतिध्वनित हो रहा है कि हाँ मैंने खाना खा लिया है। दूसरा प्रश्न होता है क्या खाया, तो उत्तर आता है चावल दाल। तो ये भी बहुत ही छोटा वाक्य है, लेकिन यह सार्थक वाक्य ही कहलाएगा। अब आगे देखते हैं कि अर्थपरक इकाई के रूप में वाक्य क्या है। सर्वप्रथम इसमें 4 वाक्यों को देखते हैं। अर्थपरक इकाई के रूप में वाक्य है, संप्रेषण और अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से वाक्य भाषा की सहज इकाई है। संप्रेषण अर्थात अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, और अर्थ की पूर्णता यानी सार्थकता की दृष्टि से वाक्य भाषा की सहज इकाई है। वाक्य में एक शब्द पद भी हो सकता है और अधिक भी। वाक्य में एक शब्द या एक पद हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकते हैं। वाक्य में अर्थ की पूर्णता भी हो सकती है और नहीं भी। यहाँ पे ऊपर कहा गया है कि अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से वह भाषा की सहज इकाई है, लेकिन यहीं पर दूसरी बात ये भी कही गई है कि वहां पर अर्थ की पूर्णता आवश्यक नहीं, पूर्णता हो। अर्थात जिस प्रकार हमने पीछे उदाहरण देखा था कि यहाँ पर हाँ उत्तर आया और चावल दाल उत्तर आया, तो इस तरह से ये क्या है, अर्थ की पूर्णता भी हो सकती है और नहीं भी। पूर्ण रूप से अर्थ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका अर्थ ध्वनित जरूर हो रहा है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है, वह हिंदी के विद्वान हुए हैं कामता प्रसाद गुरु, उन्होंने कहा है वाक्य एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह है। ऐसा शब्द समूह जिससे हमारा विचार पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाता है। अब देखते हैं संरचना परक इकाई के रूप में। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य एक शाब्दिक संरचना है। यहाँ पे संरचना की दृष्टि से वह एक शाब्दिक संरचना है। इसमें पदों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। अगर हम अव्यवस्थित पद होते हैं या अव्यवस्थित पदों को रखते हैं,
हम अगर व्यवस्थित क्रम से पदों को या शब्दों को नहीं रखते हैं तो वह वाक्य नहीं होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य अर्थ का संप्रेषण करना होता है। ये जो व्यवस्था है क्रम में रखने की और वाक्य की जो शाब्दिक संरचना है, इसका उद्देश्य अर्थ का संप्रेषण करना ही होता है। व्यवस्था क्रमिक न हो तो कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि शब्द उल्टे पुल्टे लिखे जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब हम देखेंगे वाक्य का निर्माण किस प्रकार होता है, वाक्य के निर्माण की क्या प्रक्रिया है। तो वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। किस प्रकार से? जैसे अगर हम यहाँ पर ऊपर से चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है? ध्वनि। ध्वनि सबसे छोटी इकाई है। फिर ध्वनियों से मिलकर के, अनेक ध्वनियों से मिलकर के ध्वनि समूह बनता है। फिर ध्वनि समूहों से मिलकर के एक शब्द बनता है। वह शब्द जब पद के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। अनेक पदों से मिलकर के पदबंध बनता है और पदबंधों से मिलकर के एक उपवाक्य और एक से अधिक उपवाक्यों से मिलकर के वाक्य बनता है। इस प्रकार वाक्य जो हो गया वह भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहलाएगा। आगे चलते हैं। अब देखें तो व्याकरणिक इकाई के रूप में वाक्य क्या है। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में दो चीजें होती है। वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर ये जो राम शब्द है, जो विषय है, हमारी बात का विषय कौन है? राम। राम क्या है? उद्देश्य। इसके अलावा जो भी वाक्य का जितना भी हिस्सा है, जितना भी भाग है, ये क्या है? विधेय। इसी प्रकार और भी हम देखते हैं आगे कि उद्देश्य का विस्तार भी होता है और विधेय का विस्तार भी होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि माँ का लड़का कहाँ गया, यह वाक्य है। अब अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए ये और सिर्फ रखा जाए लड़का कहाँ गया, तो लड़का जो है वह क्या हो गया? उद्देश्य। और कहाँ गया क्या है? विधेय। लेकिन यहाँ पर उद्देश्य लड़का का विस्तार हुआ है कि वह किसका लड़का है? माँ का लड़का, तो ये विस्तार हो गया। दूसरा देखते हैं, सुशील बालक बैठा है। अब यहाँ पर अगर सुशील को अलग कर दिया जाए तो ये क्या है? बालक बैठा है। इसमें बालक है, क्या होगा? उद्देश्य, और बाकी बैठा है वह विधेय। अब यहाँ पर बालक का, यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार कर दिया गया है, तो वह सुशील बालक है। तीसरा देखते हैं, विद्वान व्यक्ति सर्वत्र समान पाते हैं। तो व्यक्ति सर्वत्र समान पाते हैं, ठीक है। व्यक्ति क्या हो गया? उद्देश्य। सर्वत्र समान पाते हैं, विधेय। अब व्यक्ति का यहाँ पर उद्देश्य है, उसका हमने विस्तार कर दिया, विद्वान व्यक्ति। उद्देश्य के भी अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रियार्थक संज्ञा आदि। यहाँ पर हमने ये विशेषण लिए हैं, इनमें संज्ञा भी हो सकती है, सर्वनाम भी, विशेषण भी और क्रियार्थक संज्ञा। यहाँ पर जो भी आएगा वही उद्देश्य होगा। अब देखते हैं विधेय का विस्तार। यहाँ पर है कि राम अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। राम अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। अब यहाँ पर अच्छी हटा देते हैं हम, यहाँ पे अच्छी हटा देते हैं, तो राम पुस्तकें पढ़ता है। अब राम है उद्देश्य और विधेय क्या है? पुस्तकें पढ़ता है। तो पुस्तकें को हमने अच्छी जोड़ दिया, तो यहाँ पर हम विधेय का विस्तार कर देते हैं। यहाँ पर भी दो प्रकार से हो सकता है, ये कर्म का विस्तार और क्रिया का विस्तार। यहाँ पर विधेय के अंदर कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है, उनका भी हम विस्तार कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं
एक मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य क्या है? वाक्य दो प्रकार की संरचनाओं से निर्मित है। पहला है आंतरिक और दूसरा है बाह्य रूप। आंतरिक जो आदर्श है और बाह्य है जो उच्चरित रूप है। हम वाक्य को जब उच्चारण करते हैं तो वह बाह्य रूप है, लेकिन उसका जो आदर्श है, जो अर्थ है, उसके अंदर अंतर्निहित है, वह आंतरिक कहलाता है। तो मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में आंतरिक और बाह्य दो रूप पाए जाते हैं। बाह्य वाक्य के अंतर्गत एकाधिक आंतरिक वाक्य या संकल्पनाएं जुड़ी रहती है। जो हमारा बाह्य वाक्य होता है, जो जिसका हम बाहर उच्चारण करते हैं, उसमें एक से अधिक आंतरिक वाक्य हो सकते हैं या एक से अधिक संकल्पनाएं होती है, वह जुड़ी रहती है। अर्थात वाक्य का बाह्य रूप दोषयुक्त हो सकता है लेकिन आंतरिक नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, बाह्य संरचना, मैंने चोर को पकड़ा, यह वाक्य हमें बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर की भावना अथवा आदर्श क्या है? चोर चोरी कर रहा था, मैंने देखा, चोर को खदेड़ कर पकड़ा, आदि आदि। इस प्रकार देखें तो मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में वाक्य बाह्य और आंतरिक रूप से अलग अलग होता है। बाह्य संरचना में वह कम दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे निहित जो आंतरिक वाक्य होता है अथवा आदर्श होता है, वह बड़ा होता है। आगे देखते हैं संदर्भ परक इकाई के रूप में समाज भाषा विज्ञान के अनुसार वाक्य किसी संरचनात्मक अवयवों की सुव्यवस्थित इकाई ही नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक भाषिक इकाई है जो समाज में प्रयोक्ता के विचारों का संप्रेषण करता है। तो संदर्भ परक इकाई के रूप में देखें तो वह सामाजिक और भाषिक इकाई दोनों है, और वह समाज में प्रयोक्ता के विचारों का संप्रेषण करता है। समाज का जो व्यक्ति है वह अपनी वाक्य को प्रयोग कर रहा है और उसके द्वारा वह विचारों का क्या करता है? संप्रेषण करता है। तो वह कोई भी सामाजिक व्यक्ति है, वह भाषा का उपयोग करते हुए अपने विचारों का संप्रेषण करता है। अर्थात अर्थ संप्रेषण ही भाषा का एकमात्र उद्देश्य है, और अर्थ संप्रेषण को इसको क्या कहते हैं? प्रोक्ति कहते हैं। प्रोक्ति अर्थ संप्रेषण के रूप में एक शब्द भी हो सकता है, एक वाक्य भी हो सकता है, और एक पूरी की पूरी पुस्तक भी हो सकती है। अर्थ संप्रेषण के रूप में एक शब्द है हाँ, हमने पीछे भी देखा इसे, तो यह अर्थ को ध्वनित कर रहा है। फिर एक वाक्य भी हो सकता है मैंने खाना खा लिया, और यदि पूरी की पूरी पुस्तक भी है तो वह भी अर्थ संप्रेषण कर रही है, इसलिए वह प्रोक्ति कहलाती है। अब हम देखते हैं वाक्य संरचना। उपवाक्य क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य को मिलाकर एक वाक्य बना देते हैं, तो इनमें एक वाक्य तो प्रधान होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। दो प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ लूंगा, यहाँ पर प्रधान वाक्य क्या है? राम ने कहा। उपवाक्य है कि मैं पढ़ लूंगा। उपवाक्य भी दो या दो से अधिक पदों का समूह है जो किसी वाक्य का अंश है, और उसमें भी उद्देश्य और विधेय होते हैं। अतः उपवाक्य ऐसे पद समूह को कहते हैं जिसका अपना अर्थ हो, जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, उसमें उद्देश्य और विधेय भी हो। यह भी दो प्रकार के होते हैं, आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य जो उपवाक्य गौण होते हैं, अर्थात दूसरे पर आश्रित होते हैं, और जिनके आरंभ में कि, जो, ताकि, जितना, जो आदि लगा रहता है। यह तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर देखते हैं प्रधान उपवाक्य। किसी वाक्य में उपवाक्य स्वतंत्र अथवा प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा,
जो परिश्रम करेगा। यहाँ पर प्रधान वाक्य है वह छात्र उत्तीर्ण हो जाएगा, आश्रित रूप वाक्य है जो परिश्रम करेगा। फिर इसके भी 3 प्रकार हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। इस प्रकार हमने वाक्य की संरचना और संगठन देखा। धन्यवाद।